माँ के पेट के अंदर बच्चा है और उस बच्चे के अंदर प्लास्टिक है। तो फिर फाइनली मजा तब आया जब उस राजमा में राजमा आ गया। मेरे एनजीओ का नाम हैंड्स फाउंडेशन है, HENDS। उसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एजुकेशन एंड नेचर डेवलपमेंट सोसाइटी। कई लोग मेरे को बहुत कंजूस बोलते हैं मेरी हरकतों की वजह से, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो सस्टेनेबिलिटी है उसका जो असली नाम है। मेरा ये कहना है कि टेकिंग केयर ऑफ द नेचर इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर मेरा कोई दोस्त हरिद्वार में कह दे कि एक बिस्लेरी खरीद ले, तो नमस्ते है उससे। जैसे उसने उठाया और उस पे सनरेज पड़ी, उसमें कुछ केमिकल गिर गया होगा और वो फोन एकदम फट गया और उसका पूरा हाथ जल गया कूड़े वाला। लेकिन इंदौर के लोग बहुत स्पेशल है और मतलब मेरा दंडवत प्रणाम है उन लोगों को, क्योंकि वो लोग बेस्ट हैं। जैसे इसमें से सपोज 1 घंटे में 100 कार्बन के मॉलिक्यूल क्रॉस हो सकते हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट था कि हम घर घर जाके रद्दी इकट्ठी करते थे। घर में पूजा का वेस्ट है, उसको लोग गंगा जी में ना डालें। अभी किसी के यहाँ कुत्ते की डेथ हुई थी तो वो उस कुत्ते को गंगा जी में डाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube पॉडकास्ट चैनल पे जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। आज हम एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने लेके आए हैं जो व्यक्ति अपने आप में एक अलग टाइप का व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने आज के ट्रेंड के हिसाब से अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया है। हम लोग ये देखते हैं कि हर कोई पैसा कमाने की रेस में दौड़ रहा है। वो चाहे नीट की तैयारी कर रहा हो बच्चा, फिर वो चाहे JEE की तैयारी कर रहा हो, या फिर वो बच्चा लॉ की तैयारी कर रहा हो, किसी ना किसी रेस में भाग ही रहा है। लेकिन कोई भी इस विषय पर फोकस नहीं कर रहा है जिस चीज का मुद्दा आज हमने उठाया है। तो बहुत दिनों से तलाश थी एक ऐसे व्यक्ति की जो हमको जागरूक कर सके इस विषय पर। आज का जो विषय है हमारी प्रकृति, जिसकी वजह से हम लोग जी रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और बहुत सारी चीजें इस प्रकृति से हमें मिलती हैं। तो इससे जुड़ा हुआ पॉडकास्ट है। एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया है जो इस फील्ड में अपना फ्यूचर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफी अग्रसर हैं। तो वो सारी चीजें इनसे सीखेंगे इस पॉडकास्ट में। एक ब्रीफ इंट्रो इनसे लेते हैं पहले और फिर जानने की कोशिश करेंगे ये इस फील्ड में क्यों और कैसे आ पाए। स्वागत है आपका। नमस्कार। मेरा नाम आदित्य शिवपुरी है। मैं हरिद्वार का ही रहने वाला हूँ। लास्ट ईयर ही मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मैं जॉब भी कर रहा था गुड़गांव में। तो मैंने 1.5-2 साल जॉब करी और फिर लास्ट ईयर ही मैंने जॉब ड्रॉप करके फिलहाल मैं अभी दुबई था। इंडिया से जो भी फूड आइटम्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं उधर, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है। तो जितना भी खाना पीना है वो इंडिया जैसी कंट्रीज से जाता है जहाँ का एग्रीकल्चरल बहुत ज़्यादा रिच है। इंडिया तो सबसे नंबर 1 है। आटा, दाल, चावल, XYZ सब कुछ, ऑयल्स यहाँ से वहाँ जाते हैं। साथ ही साथ मैं आर्ट ऑफ लिविंग में वॉलंटियर कर रहा हूँ, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें मेरा फोकस ये रहता है कि मेरी वजह से किसी की भी लाइफ में उसका स्टेट ऑफ माइंड बेटर हो सके। कहीं पे बहुत सुंदर एक कोट पढ़ा था कि आप अगर किसी की सेवा करना चाहते हो तो बेस्ट सेवा ये है, बेस्ट सोशल सर्विस ये है कि जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बेटर कर दो आप पहले से। रोज आप खुश हो, मैं खुश से आपको और खुश कर दूं। या अगर आप खुश नहीं हो तो आपको खुश कर दिया जाए। बिल्कुल, उससे बेटर क्या ही होगा। भले आप पे पैसा है या नहीं है वो अलग बात है, वो एक अलग बात है। करोड़पति लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हैं और कोई ऐसा है जिसपे कुछ भी नहीं है लेकिन वो खुश है, खुश बहुत है। तो वो बेटर है 1 करोड़पति से। हाँ बिल्कुल, ये सारा खेल स्टेट ऑफ माइंड का। बिल्कुल ठीक कहा। फिलहाल मेरा साथ साथ दोनों चीजें चल रही है कि जो मैं बिजनेस के थ्रू कमा रहा हूँ दुबई में रहकर, और साथ ही बैंगलोर आश्रम जो है आर्ट ऑफ लिविंग का, वहाँ पर लेके मैं सेवा कर। ज़्यादातर टाइम उसमें ही जाता है कि मैं कैसे लोगों को क्रिएटिवली अवेयर कर दूँ इस चीज़ से कि एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा हमारा फोकस चाहिए। इतना फोकस बाकी चीज़ों को मिल रहा है आजकल, मूवीज़ को, इसको उसको, वो फोकस इंस्टाग्राम से बेटर कहीं और मैं नहीं दिलवा सकता हूँ किसी को। बिल्कुल, अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो, नाच गाने देख रहे हो, उसमें बीच में मेरी एक रील आ जाए कि जीन्स क्यों नहीं पहननी चाहिए, कपड़ों पे प्रेस क्यों नहीं करनी चाहिए। तो एक ऐसी चीज है वो कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कपड़ों पे प्रेस क्यों नहीं करनी चाहिए, उससे एनवायरनमेंट कैसे खराब हो सकता है। या जीन्स क्यों नहीं पहननी चाहिए, उससे कैसे खराब हो सकता है। अब इंस्टाग्राम पे ही फास्ट फैशन चल रहा है कि हर एक बार एक कपड़े में फोटो डल गई तो दोबारा नहीं पहन सकते आप उस पर नहीं डाल सकते। नहीं तो लोग कहेंगे तेरे पे एक ही कपड़ा। तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज कर रहा हूँ कि मैं एक ही कपड़े में ज्यादातर रील बनाता हूँ। इस चीज को लोगों को बोलता हूँ खुल के कि भैया कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आपने एक कपड़ा 10 बार 100 बार पहन लिया, क्योंकि उस कपड़े की एक लाइफ है। और बिल्कुल, या तो आप वो डोनेट कर दो उसको जिसको वो चाहिए, वो एक साइकिल में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आप फेंक दो। बहुत लोग मैंने देखे हैं सर कि वो कपड़े डस्टबिन में फेंक देते हैं और डस्टबिन में और भी चीजें हैं, फिर वो कपड़ा किसी काम का नहीं बचता। अब थोड़ा सा बहुत आइडिया मिला होगा आपको कि इस पॉडकास्ट में हम लोग ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने वाले हैं जिसको सोचता भी नहीं है कोई। बताओ, कपड़ों पे प्रेस नहीं करनी चाहिए, किस तरह से हम प्रेस करने से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
अभी भी नहीं सोच पा रहे होंगे ना आप लोग, मैं भी नहीं सोच पा रहा हूँ। चलेगा पता थोड़ी देर में कैसे रिलेट करेंगे इन दोनों चीजों को। और फिर जीन्स बनने में 10,000 लीटर पानी खराब होता है। चलिए, ये सारी बातें आज तक तो नहीं सुनने को मिली, लेकिन इस पॉडकास्ट में केवल ये दो नहीं और भी बहुत सारी बातें ऐसी जानने को मिलेंगी। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में। थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं कि कब से इनको बचपन से ये जो सीड है एनवायरनमेंट को सेव करने का, ये कब से इनके मन में ओरिजिनेट हुआ? सर ये बात जहाँ तक मुझे याद है 7th 8th क्लास के बीच की है। उन दिनों हम जहाँ पे रहते थे तो बालकनी में कूलर लगा हुआ था। कूलर जैसे ही हटा और सर्दियाँ आने लगी तो वहाँ पे स्पेस बन गया। उससे पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ पे बिल्कुल स्पेस ही नहीं हुआ करता था। अच्छा। तो वो स्पेस मुझे खलने लगा कि यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। और मेरे को हमेशा से ही मन था कि मैं कुछ पेड़ अपने हाथ से लगाऊं, पेड़ पौधा कुछ भी कुछ ग्रो करूं। आटे का कट्टा ही मैंने लिया, 2-3 कट्टे बिछाकर, और मैं बिल्केश्वर कॉलोनी है यहाँ पे, उसके पीछे पहाड़ है, वहां से खोद मिट्टी लेके गया। पूरी गुफा बन गई। और वो मिट्टी स्कूटी पे रख के मैं लेके गया। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ भी मेरा लगा नहीं था उसमें, कि नीचे से ईंटें उठाई और वहां से मैंने कट्टा लिया और मिट्टी लाके भर दी। और घर में राजमा के बीज थे, वो राजमा मैंने उसमें लगा दिया। पता भी नहीं था कि कैसे लगाया जाता है? नहीं, कुछ भी बस ऐसे ही रख दिया उसके अंदर, मिट्टी के अंदर। मुझे ये नहीं पता था कि राजमा हरिद्वार में उग भी सकता है या नहीं। अच्छा। बट मैंने उगाया और वो जब उगा तो वो जो खुशी मेरे को हुई, बस उससे बड़ी खुशी मेरे को आज तक किसी चीज से नहीं मिली। एक 7th के बच्चे के लिए हाँ जी, अपने आप का प्रोडक्शन एक तरह का, जिसमें कुछ खर्चा नहीं हुआ, किसी से कुछ पूछा नहीं, बस इंतजार करा, उसमें पानी डाला, मिट्टी थी और कुछ नहीं, केवल एक अपने आप का एक्सपीरियंस था ये, जो आज की डेट में तो बच्चा सोचता भी नहीं है। मतलब मेरे को ये लगा कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मेरे द्वारा हुआ है भले ही, बट जीरो से कुछ चीज आ गई, बिल्कुल एकदम जीरो। वो राजमा हम देखते आ रहे हैं सालों से रखा हुआ। और फिर मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि मैं जब भी डेली स्कूल से आता था तो मैं उसको ना उखाड़ के उसकी जड़ देखता था। अच्छा, कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी हुई है, और फिर वापस लगा देता था। उससे फर्क नहीं पड़ता था कुछ? साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे में मर जाता है पौधा, क्योंकि उसको शॉक लगता है कि आप एक पौधा लगा हुआ है, उसको आप हटाओगे तो बहुत बारीक भी रूट्स वो दिखती नहीं है जो हमें, वो ब्रेक हो जाती है। फिर आप उसको हटाओगे, दोबारा लगाओगे, जी नहीं पाता पौधा। बट मुझे नहीं याद कि क्या था, या तो मैंने ऑल्टरनेटिव डेज पे करा होगा। मतलब मेरा क्यूरियोसिटी इतनी थी कि कब बड़ा होगा ये, और जल्दी बड़ा कब कैसे होगा। तो मैं यूट्यूब पे देखने लगा। फिर उससे पहले मैंने कभी कुछ नहीं देखा था। फिर मैंने देखा कि मैं कैसे इसको जल्दी बड़ा कर सकता हूँ, खाद पानी। फिर मैं वो खाद का ख्याल आया। फिर एक गौशाला थी, गौशाला में पीछे वो गोबर ना जमा करते रहते थे। तो वो ऊपर तो बिल्कुल ताजा गोबर होता है, ताजा गोबर आप डालोगे तो पौधा खराब हो जाएगा। तो मैंने खोद के अंदर से एकदम ब्लैक कलर का गोबर निकाल के मैं लाया, वो मैंने उसमें डाला। फिर धीरे धीरे मैंने घर में, जैसे पूजा में बच जाते हैं मैरीगोल्ड के फ्लावर्स, गेंदे के फ्लावर, वो डाल दिया, कुछ डाल दिया, और वो उगने लगा। तो फिर मैंने उसका भी वेट करना शुरू करा। अब ये है ना कि एक चीज शुरू हो जाती है, फिर मन करता है और कर सकते हैं। फिर फाइनली मजा तब आया जब उस राजमा में राजमा आ गया। जैसे मटर का वो होता है ना, ऐसे पॉड, उसको आप ओपन करना पड़ता है, उसके अंदर बीज जो होते हैं वो राजमे के होते हैं, और वो व्हाइट राजमा था। वहीं से मेरा इंटरेस्ट ऐसा बैठ गया। वो एक कट्टे पे पौधा उगाने से मैंने पूरा घर भर दिया। गमले कहीं से खरीद के, या कोई भी डब्बा मिला, प्लास्टिक का डब्बा काट दिया, मिट्टी लाए भरा। और खरीदे नहीं मैंने पौधे ज्यादातर ऐसा कि कहीं से रोज का मैं स्टेम ले आया, वो लगा दी स्टेम। बिल्कुल। क्योंकि फिर मैंने एक्सपीरियंस ये करा, जब मैंने पौधे खरीदने शुरू करे, जो मजा वैसे लगाने में है, रीयूज करने में, हाँ जी, जो खराब होगी चीज वो खरीद के करने में नहीं है। और जैसे मैंने सपोज खरीद के पौधे लगा दिए, तो वो तो उग रहा था पौधा, लगा दिया, बस पानी देना है। तो क्या करा मैंने, अचीवमेंट कुछ। इनकी सोच ये थी कि फ्लावर का हमने 2 दिन 4 दिन इस्तेमाल करा, उसके बाद वो बेकार हो गया, किस तरह से उसको रीयूज करके उसकी जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए, उसी से तो आपने कोशिश करी। वरना तो कह रहे हैं साफ साफ, हमें पता है कि गुलाब को स्टेम से काट के दोबारा लगाया जा सकता है, हो जाता है वो, लेकिन उसमें वो मजा नहीं था, वो एक तरह से एक्साइटमेंट नहीं था, जो कि वेस्ट चीज को रीयूज करने में हो रहा था। एक नई जान दे रहे थे उसमें। ये कई बार ऐसा हुआ है कि लोग ना पौधे फेंक देते हैं, उनको लगता है कि इसकी लाइफ पूरी हो गई, या उनको शायद अच्छा नहीं लगता वो पौधा। तो मेरे को कई बार पड़े हुए मिले हैं पौधे, जड़ सहित, कोई मिट्टी नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, और वो मैं घर ला के लगाया। और जब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इसमें से कुछ होगा, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है 50-60% कि वो मरा हुआ पौधा वापस जीवित हो गया। बिल्कुल। तो वो जो खुशी होती है ना, वो खरीद के नहीं मिलती। जैसे मैं एग्जांपल छोटा सा दूं, इससे जुड़ा हुआ है
छत पे हमारे भी एक बड़े से गमले में घर वालों ने नींबू का पेड़ लगा रखा है। तो गर्मी के टाइम पे क्या हुआ, बारिश तो हरिद्वार में वैसे ही कम होती है, तो वो पेड़ सूखने लगा। इतना तो था, इतना ये है, काफी टाइम का हो गया था। मतलब हमारा ऊपर जाना होता नहीं छत पे बार बार, तो जो लोग ऊपर जाते हैं उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उस बेचारे पर। वो सूखता रहा और एक टाइम ऐसा आया कि वो पूरा ही सूख गया। पिताजी बुजुर्ग हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है, उन्होंने कर रखे थे सारे वो, और जिम्मेदारी भी थी ऊपर वालों को कि तुम जाते हो तुम ही ध्यान रखोगे इसका। नहीं ध्यान, उन्होंने ध्यान। जब पिताजी ऊपर गए और एक दिन नजर पड़ गई उस पे, सबको बहुत डांटा उन्होंने कि मैंने तुम्हें इसकी ध्यान रखने को दिया था ऊपर वालों को कि तुमने क्यों पानी नहीं डाला इसमें, बस पानी ही तो जाना था और कुछ थोड़ी सा करना था। जब तुम्हें सूखता हुआ दिख रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, यानी कि पानी चाहिए उसको, बस नहीं ध्यान दिया उन्होंने। फिर मुझे पता चला कि पापा ने खुद 1 दिन 2 दिन 3 दिन नीचे से पानी लाके थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करा उसमें। हमें सबको लग रहा था वो पौधा मर चुका है, मुझे लग रहा था कि पापा जी इसको निकाल के अब फेंकेंगे। तजुर्बा 10 से 12 दिन या 15 दिन की बात है, एक स्टेम तो खराब हो गई उसकी, लेकिन दूसरी स्टेम फिर से ग्रीन है भाई अब उसकी। अब वो फिर से उसमें हरे हरे पत्ते आ रहे हैं, और जो खुशी मुझे मिली, जबकि मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन एक खुशी मिली कि इसको मरने से बचा लिया। आप लोग जो सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इन प्लांट्स को तो आप लोग भी बचा सकते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आवाज उठानी है। जैसे कोई पेड़ कट रहा है सड़क, यही हरिद्वार नगर पालिका में एक बहुत बड़ा पेड़ है, आप देखोगे वो किसी के कहने पे कट रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन के ही, लेकिन वो चुपचाप थे। लेकिन मैंने फोन देखा मैंने कि इतना बड़ा पेड़ है, इसको उगने में लगभग 150 साल लग गए होंगे। हाँ बिल्कुल, hundreds of years का होगा। और काटने में कितनी देर लगेगी, और उन्होंने उसका एक टहना ही काटा था। हाँ। मैंने हर जगह फोन घुमा दिए, मेयर को, एमएलए को, एमपी को, सबको, कि कुछ करो। हाँ। तो फिर एक जने आए और उन्होंने फोन पे ही उसको मना करा कि ये पेड़ जितना कट गया उतना कट गया, इसके आगे नहीं कटेगा। तो उसके बाद अगले दिन अखबार में उनकी फोटो आई कि उन्होंने वो पेड़ कटने से बचा लिया। लेकिन खुशी मुझे हुई, ठीक है, हाँ। क्योंकि बचाया मैंने, मुझे पता है। और वैसे भी वॉलंटियर है हम लोग, तो हमें खुशी, जो हम चाह रहे थे वो काम हो गया। मुझे नाम चाहिए भी नहीं था, बस मेरा काम हो गया कि हाँ। वो पेड़ बच गया आज, और अब वो पेड़ आज तक खड़ा है वहां। अब एक 150 साल पुराना पेड़ अगर कट जाता है, उसके बदले आप भले ही 500 पेड़ लगा लो, पर वो बात नहीं आएगी जो एक पेड़ 150 वाला देगा, और 500 को 150 साल लग जाएंगे वो बनने में। आगे सुनते हैं कि जब 7th क्लास से ये कहानी शुरू हुई सीड्स के थ्रू, उसके बाद ये कैसे इनको लगा कि इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए। माता पिता का बर्डन भी रहा होगा, प्रेशर भी रहा होगा कि बेटा पढ़ाई भी करनी है, हर कोई कहता है कि डॉक्टर बनेगा हमारा बेटा, इंजीनियर बनेगा। सुनते ही इनके सामने समस्या आई क्या ऐसी कुछ? मैं तो तब 8th में आ गया था। हाँ। जब ये सब शुरू हुआ तो 8th में ही मैंने एक टीम बना ली थी। ओके। कि हमें कुछ करना है, जो उसमें इंटरेस्ट आ गया, जो खुशी उस चीज को करके मिल रही है वो कहीं और मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने अपने 4-5 दोस्तों को इकट्ठा करके उनको भी उसमें इंटरेस्ट दिलाना शुरू करा कि देखो कितना मजा आता है। तो हमने स्कूल में पेड़ लगाए कि मैम प्रिंसिपल से बात करके कि कुछ हो सकता है क्या इंतजाम, कि आप पे खाली स्पेस तो है ही, पेड़ हम लाएंगे वॉलंटियर, बिल्कुल स्कूल का कुछ नहीं लगेगा, हम भले ही कहीं से उखाड़ के लाएं, कहीं से बीज लेकर आएं, घर से लाएं या खुद खरीद के लाएं, हम करेंगे। स्कूल में लगाया, फिर हम बाहर लगाने गए तो देखा कि गंदगी बहुत थी जगहों पे, तो उसको पेड़ लगाने के लिए हमको सफाई करवानी पड़ी। हाँ। तो उससे पहले सफाई करने में इंटरेस्ट था नहीं बिल्कुल भी। पेड़ों के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हाँ। फिर ये है ना कि हमने पेड़ लगा दिया अगर वहां पे, लेकिन वहाँ कूड़ा डलता है, तो फिर पेड़ तो छोटा सा है, कल दिन उस पर भी कोई कूड़े का बैग डाल जाएगा, वो पेड़ मर जाएगा। बिल्कुल। तब हमें समझ आया कि अब स्कूल में तो पेड़ नहीं लग सकते, बाहर लगाने। बाहर गए तो बाहर कूड़ा मिला, पेड़ लगाने के लिए पहले कूड़ा साफ करा हमने। पहली बार वहां मेरा इनकाउंटर हुआ कि स्वच्छता अभियान भी कोई चीज होती है। ऐसा सच मेरा कोई इंटरेस्ट उसमें था नहीं, पर हमने और लोगों को इकट्ठा करा और गंगा किनारे, क्योंकि गंगा किनारे हमारा इसलिए लगाने का मन था कि हम कितने ही दिन पानी दे देंगे, उसके बाद तो ये है ना कि नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए। हाँ। तो गंगा के किनारे होगा तो कुछ ऑटोमेटिकली पानी मिलता रहेगा, फिर जड़ें वहां तक चली जाएंगी। तो हमने दक्ष के सामने कुछ है जगहें, वहां पे सफाई करी। हाँ। और फिर वहां पे पेड़ लगाए। लेकिन क्या हुआ, ओवर द टाइम वहां पे फिर कूड़ा डलने लगा। हमने लगभग 1-1.5-2 साल करा होगा स्वच्छता अभियान। 10th 11th तक भी स्वच्छता अभियान हमने चलाया। हाँ। कि पहले लोगों को अवेयर करें, लोगों को इकट्ठा करें। सिर्फ हमारा एनजीओ नहीं, और भी एनजीओ थे। लेकिन फिर हमने ओवर द टाइम ये देखा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं धीरे धीरे वो तो ध्यान दे रहे हैं, या जिनको हम अवेयर कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे, जिनकी आदत में ही है कि चलते चलते घर से एक पन्नी लेके निकलनी है और जहाँ कूड़ा दिखा वहीं डाल। तो फिर हमने धीरे धीरे वहां से ध्यान हटा लिया और फोकस इस चीज पे करा कि जब तक लोगों का फाउंडेशन सही नहीं होगी तब तक उनका जो है ऊपर की स्ट्रक्चर ठीक नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। सफाई हम करके आ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं, अगले दिन फिर कूड़ा हो जाएगा वो तो वहाँ पर। तो हमने स्वच्छता अभियान बिल्कुल ही बंद कर दिया था। स्वच्छता अभियान हम एक तो मेन इसलिए चला रहे थे कि पेड़ हम वहाँ पे लगा पाए,
दूसरा फिर हमें ये भी समझ आया कि गंदगी से कितनी बीमारियां होती हैं। बिल्कुल। और हम तो चलो घरों में रह रहे हैं, हरिद्वार में कितने लोग हैं जो सड़क पे रह रहे हैं, बिल्कुल। गंगा के किनारे रह रहे हैं जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, तो उनकी तबीयत कितनी खराब होती है। प्लस देखा जाए तो गाय कुत्ते जानवर उसी कूड़े में जाकर खाना ढूंढते हैं। हाँ। तो मेरे सामने ही कई बार हुआ है, मेरे फोन में वीडियोस हैं, जैसे ही मैं रोक रहा हूँ गाय को, उससे पहले ही खाली उसने पैर पन्नी में लगा हुआ है या फिर उसके मुंह में कट लगा हुआ है। अच्छा। पन्नी खाना तो एक वो हो गया, कट लगा हुआ है उसके मतलब कूड़े के अंदर कुछ ब्लेड वगैरह भी पड़े रहते होंगे। ब्लेड और ये सब। तो हम कितने केयरलेस है, मतलब अपने अलावा हमारा ध्यान कहीं पे है ही। तो तब तक मेरे को भी नहीं पता था, अभी मैं ज्ञान देने वाला हो गया हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सोच को वहां तक देखा एक्सपीरियंस से अपने, कि हमारे छोटे से उससे क्या कितना कुछ हो सकता है। कि नाखून काटे डाल दिया, कुछ कांच टूटा वो भी उसी कूड़े में, ब्लेड है वो भी उसी कूड़े में, एक ही कूड़े में सब कुछ है। अब इंटरनेट होते हुए अगर हम ये गलतियां करेंगे तो कितना गलत है। कई लोग मेरे को बहुत कंजूस बोलते हैं मेरी हरकतों की वजह से, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो सस्टेनेबिलिटी है उसका जो असली नाम है। आप किसी चीज को कैसे यूज करो कि वो आपको भी फायदा दे और आगे आने वाली जनरेशन को भी फायदा दे। घर में जितना कूड़ा होता है उसमें भले ही एक पन्नी है वो अलग जगह है, भले ही एक गत्ता है वो अलग जगह है, भले ही एक कांच की बोतल है रो अफ़ज़ा की या किसी भी चीज़ की, वो एक अलग जगह है। तो क्या होता है, जब कूड़े का टाइम आता है तो वो गत्ता अगर मैं बेच के 80-100 रुपये भी मेरे पास आ रहे हैं तो घर वालों को लगता है कि ये कंजूस है, ये पूरे महीने गत्ता जोड़ता है और फिर बेचता है। लेकिन देखा जाए तो आप कितना बड़ा उपकार कर रहे हो एनवायरनमेंट के ऊपर। सही बात है। वो गत्ता जो आप उसी कूड़े में डाल देते और वो गल जाता, तो उसका कुछ ना होता, लेकिन वो गत्ता आपने कबाड़ी वाले को बेच दिया। तो मेरे को तो 100 रुपए मिले ही मिले, लेकिन उस थोड़ी सी मेहनत, कितनी मेहनत है कि एक जगह जमा करना है, बिल्कुल, उससे वो गत्ता जाके रिसाइकिल हो जाएगा। बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, उसकी लाइफ वहां पे एंड नहीं होती। फिर प्लास्टिक की पन्नी, वो भी आप अगर जमा करो तो इतने एनजीओ हैं सर आजकल, आपको पता नहीं होगा कि वो पन्नी आपके घर से लेके जाते हैं, या आप उन्हें कोरियर कर दो वो आपको पैसे देंगे। दूध की पन्नी आती है मदर डेयरी, वो गीली है, तो आप उसको एक बार साफ करके सुखा दो और एक जगह जमा कर दो, पूरा पाइल कर दो, आप वो दे दो, वो रिसाइकिल हो जाएगी। क्योंकि वो इतना मोटा प्लास्टिक है, वो गलता नहीं है, वो नहीं जाएगा कहीं पे भी। जब आप एक कदम किसी चीज की तरफ बढ़ाते हो तो वो भी 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें मेरे को तभी सीखने को मिली। जैसे हम टॉफी खाते हैं, छोटा सा रैपर अलग फेंक देते हैं और खा ली, या चिप्स का पैकेट है, छोटा अलग फेंक दिया और बड़ा अलग फेंक दिया। उसको क्या कर सकते हैं, एक बॉटल रखें, उसके अंदर भरते रहें, क्योंकि वो जो छोटा सा पीस है ना, अगर झाड़ू वाला झाड़ू भी लगा रहा है सड़क पे या फिर कहीं पे भी है, तो वो रिसाइकिल होने से बच जाएगा पीस, क्योंकि वो इतना सा पीस कौन उठाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है लोगों को समझाने की कि जब भी आप कोई प्लास्टिक की चीज खरीदो, कोई भी प्लास्टिक के पैकेट में आती है, उसको आप इस तरीके से फाड़ें कि उसका जो छोटा पीस है वो अलग ना हो, या आप उसको इक्वली फाड़े कि छोटा पीस निकले ही ना। जैसे इतना बड़ा पैकेट होता है चिप्स का, छोटा वाला फेंक दिया, ये होता है, उठा लिया कबाड़ी ने, छोटा कौन ढूंढता है, यही बात है। और वो छोटे वाले का सर आप यकीन नहीं करोगे, वो पिस के ना इतना माइक्रो प्लास्टिक हो जाता है, मिट्टी में मिल चुका है थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो मिट्टी में मिल चुका है और वो मिट्टी के थ्रू प्लांट की रूट्स में जाएगा, फिर खाने में हमारे पेट में जाएगा फिर वो। और जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो सोच रहे हैं कि वो बच जाएंगे इससे, जो प्रॉपर नॉन वेज खा रहे हैं, तो वो भी नहीं बच सकते। क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ सारी साइंटिफिक रिसर्च बातें हैं कि चिकन के अंदर उसके पूरी की पूरी प्लास्टिक की गोलियां देखी गई हैं, माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं उसको। इतना माइक्रो है वो कि आपको अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ब्लड में ऑयल जम जाता है ना, ऐसे करके वो जमने लगा है। खाना तो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी बनी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं जाके हमारी आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स ब्लॉक करेगा, उनको ब्लॉक कर रहा है। हाँ जी। जिस जगह आपका ब्लड फ्लो बंद हुआ उसका हिस्सा काम करेगा ही नहीं फिर आपका। मेरा ये कहना है कि टेकिंग केयर ऑफ द नेचर इज टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। सर मैं फॉरेन कंट्रीज होकर आया हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत सौभाग्यशाली है हम जो इस देश में हैं कि इतनी नदियां हैं, हर जगह पीने का पानी अवेलेबल है। तो हम अगर घर से स्टील की या कांच की बोतल लेके चलेंगे, उसको आप कहीं भी भर सकते हो और पी सकते हैं। आप अगर अरब के देशों में जाओ, यूरोप जाओ, अमेरिका, जहाँ आपको पानी खरीद के ही पीना पड़ेगा, वहां तो ये समस्या मैं मानता हूँ। अगर मेरा कोई दोस्त हरिद्वार में कह दे कि एक बिस्लेरी खरीद ले, तो नमस्ते है उससे। अगर मैं आज चूज करूं कि मैं आज एक प्लास्टिक की बोतल खरीद लेता हूँ, तो वो मेरी आदत बन जाएगी। और ओवर द टाइम मेरे आसपास वाले भी ये सीखेंगे कि ऐसा करना इजी वे है। थोड़ा सा अगर मुश्किल वे अपना भी लिया, थोड़ा हैंडपंप चला के पानी पी लिया, और ये सोचे भी ना कि इससे हमारी हेल्थ खराब हो सकती है, वो सब
अमेरिकन और वेस्टर्न कल्चर का हमारे को सिखाया हुआ है कि आरओ लगाओ और ये करो वो करो। मैंने दिल्ली तक में, वैसे पीना नहीं चाहिए लेकिन मैंने पानी पिया है नलके का, उसका टीडीएस सही था, सब सही था। लोग आरओ लगा के पी रहे, मैंने वैसे पिया है और मैं 6 महीने में आ रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। हमारी इम्यूनिटी बाकी वर्ल्ड से बेटर है। यस। क्योंकि हमें आदत है बिल्कुल सॉइल से जुड़े रहने की। हाँ। और वो आदत अगर हम धीरे धीरे छोड़ेंगे तो हम ज़्यादा बीमार पड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा हम नेचर से कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा फायदा है। प्लास्टिक की बात बीच में रह गई, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिसर्च आई थी अभी कि एक माँ के पेट में बच्चा था एम्स दिल्ली में, उस बच्चे के अंदर प्लास्टिक पाया गया सर, उसके हार्ट में, और उन्होंने ऑपरेट करके वो प्लास्टिक निकाला है। तो हमारे अंदर नहीं होगा क्या? हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं, हम ही वही खाना खा रहे हैं जो वो खा रहे हैं। तो हमें उस सिचुएशन तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि जब ये हमारे साथ हो, उससे पहले हम खुद से करें और अपने घर से शुरुआत करें। कि जैसे कि अभी हम भी फ्री में किचन गार्डन डेवलप कर रहे हैं। जो भी हमें कांटेक्ट करता है, हम अपना कुछ कमीशन वमीशन नहीं रखते हैं, आप हमारे साथ आओ, हमारे साथ ही नर्सरी चलो, जो पौधे आपको घर पे चाहिए कि मेरे को ये सब्जी उगानी है, उसकी हम छोटा सा पौधा ले आएंगे, पूरा सेटअप करके आपको दे देंगे, आप घर पे उगाओ, घर पे ही खाओ। उससे फायदा क्या है, जैसे आप अपनी पूरी छत पे पेड़ लगा लोगे तो आपका छत प्रोटेक्टेड रहेगी गर्मियों में, बिल्कुल सारी ठंडी रहेगी आपकी, बिल्कुल। प्लस आपको सब्जी भी मिल रही है, प्लस ग्रीनरी भी बढ़ रही है। तो अभी जैसे कई बार हमें चैलेंज मिलता है कि हमें पेड़ तो लगाना है पर जगह नहीं है। तो इसलिए मैंने ये देखा कि बहुत सारी बड़ी सिटीज़ में, मुंबई दिल्ली जैसी में, छत पे हो रही है गार्डनिंग। तो मैंने बहुत प्रमोट करना शुरू करा कि आप अपनी छत को भर दो बिल्कुल। अब कई लोग डरते हैं कि सैलाबी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो अब नेचुरली बारिश भी होती है, तो बारिश से भी सैलाबी आ सकती है आने को। तो आप पानी का जो निकास है वो प्रॉपर रखेंगे अगर, तो कोई सैलाबी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। आप प्रॉपर गमले रखो, ग्रोथ बैग्स आते हैं, जैसे कट्टा होता है सीमेंट का, ऐसा ही कट्टा होता है, आप उस कट्टे में लगा लो। फिर सीलन नहीं आएगी। वो गमले से भी सस्ता पड़ेगा और बड़ा भी होगा और आपको इजी भी रहेगा अगर इन फ्यूचर आपको कहीं और शिफ्ट करना है। कूड़े वाला आता है कहीं पे भी, दिल्ली, हरिद्वार, थ्रू आउट द कंट्री। इंदौर को छोड़ के ज़्यादातर जगहों पे सेग्रीगेट करके नहीं दे रहे हैं लोग। इसमें सरकार की गलती नहीं है, लोगों की गलती है। सरकार अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है, हमने तो कूड़ा सब एक जगह दे दिया। अब वो कूड़े वाला जाके पूरा दिन लगता है उसको, उसमें से वो निकालता है, अच्छा ये प्लास्टिक है ये इधर, अच्छा ये गत्ता है ये इधर, अच्छा ये खाने की चीज़ है ये इधर। उनको अलग अलग करना पड़ता है क्योंकि जो जलने वाला कूड़ा है वो जला दिया जाएगा। अब फोन डाल देते हैं लोग बिल्कुल सोचे समझे बिना कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मैं आपको एक रियल केस स्टडी बताता हूँ कि किसी ने एक पुराना नोकिया का फ़ोन डाल दिया कूड़े में। और वो कूड़े वाला ना सेग्रीगेट कर रहा था कूड़ा, उसी में किसी का हार्पिक भी पड़ा है, किसी का कुछ भी पड़ा है। जैसे उसने उठाया और उस पर सनरेज पड़ी, उसमें कुछ केमिकल गिर गया होगा और वो फ़ोन एकदम फट गया और उसका पूरा हाथ जल गया कूड़े वाले। बहुत सटल लेवल पे चीज़ हो रही है, हम कभी सोच ही नहीं पा रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि हमारे एक कूड़ा डालने की वजह से किसी का क्या नुकसान हो सकता है। आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया इंदौर को छोड़ के, इंदौर में क्या ऐसा मतलब गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली मतलब बोला हुआ है इस चीज के लिए? गवर्नमेंट ने तो हर जगह ही बोल रखा है, लेकिन इंदौर के लोग बहुत स्पेशल है और मतलब मेरा दंडवत प्रणाम है उन लोगों को, क्योंकि वो लोग बेस्ट हैं जो हर कूड़े को सेग्रीगेट करके देते हैं हर दिन। कोई दिन नहीं जाता पूरी सिटी में कहीं पे भी, कोई लोकेलिटी, कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जो ये ना कर रही हो। आपकी टीम देख चुकी है जाके वहां पर? हाँ जी, आप वहां जाके देखोगे, क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिल चुका है कितनी बार उसे, और अब ग्रीनेस्ट सिटी बनने वाली है। 11 लाख पेड़ एक दिन में लगाए थे इंदौर ने। पूरा कूड़े का पहाड़ था जिसपे उन्होंने पूरा कवर करा उसको मिट्टी से, और उसके बाद उस पे पूरे पे 11 लाख पेड़ विद इन 24 आवर्स लगाए उन्होंने। इतना अच्छा मैनेजमेंट है कूड़े का कि हर कूड़ा अलग अलग है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, जो एडिबल वेस्ट है जो गाय वाएँ खा सकती हैं वो अलग देते हैं वो लोग, गत्ता अलग है, कांच अलग है। अगर वो लोग कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। इतना बड़ा काम नहीं है। सपोज आपके कोई अमेजोन से पार्सल आया, कहीं से पार्सल आया, तो गत्ता निकला, ये एक जगह रखा जाएगा, पन्नी आई ये एक जगह रखी जाएगी, कांच टूट गया ये उस डब्बे में भर दो, बस इतना ही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा काम बढ़ेगा जिस टाइम आप उसे सेपरेट कर रहे होंगे, लेकिन इससे पता नहीं कितने लोगों का भला करोगे आप। बहुत बढ़िया इन्होंने मुद्दा उठाया है कि इंदौर वाले लोग अगर ये काम कर सकते हैं तो वो भी हम जैसे ही लोग हैं। उनकी भी 2 ही हाथ हैं, 2 ही आंखें, 2 ही पैर और उनके पास भी 24 ही घंटे हैं। 24 ही घंटे हैं उनके पास भी। पैसा उन्हें भी कमाना है, जीवन उन्हें भी जीना है और भविष्य उनको भी बनाना है अपने बच्चों का, लेकिन नेचर के साथ रह के बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अवार्ड मिल रहा है। हम सबको उनसे सीखना चाहिए। मोटिव जो था मेरा ऐसी एक वीडियो बनाने का था जिसमें डे टू डे लाइफ में यानी दिनचर्या में हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं अपनी,
हाँ जी। वो सामने आ सके। और काफी हद तक इन्होंने बताई है। वीडियो के शुरू में सुना था आपने प्रेस नहीं करनी चाहिए कपड़ों पे, जानते हैं इसका के पीछे लॉजिक क्या है? सर जब आप प्रेस करते हो तो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। पहले मैं बता दूं कार्बन फुटप्रिंट है क्या। कोई भी ऐसा काम हम जो कर रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन हमारे एनवायरनमेंट में सबमिट हो रहा है जाके। ओके। सपोज हम सांस ले रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो निकली वो कार्बन फुटप्रिंट बन गया है। ओके। मतलब एक छाप पड़ गई एनवायरनमेंट पे हमारे कार्बन की वजह से। ठीक है। तो उसके लिए तो पेड़ पौधे हैं, लेकिन इतने पेड़ पौधे नहीं हैं कि सबका कर सके। या तो पेड़ पौधों की संख्या बढ़ाई जाए। अब इंडिया में जो एवरेज है प्रति व्यक्ति एक पेड़ का वो है 24, जो कि कनाडा और शायद स्वीडन में 2500 पेड़ है। तो कम से कम हम 1000 पेड़ प्रति व्यक्ति तक तो पहुंचे। अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारी तो 140 करोड़ इंटू 1000 पेड़ होने चाहिए। सही बात है। तब जाके वो बैलेंस हो पाएगा थोड़ा कार्बन फुटप्रिंट। और कार्बन फुटप्रिंट सिर्फ इससे नहीं हो रहा है जो हम बात कर रहे हैं। अब जीना तो जरूरी है, अब ये तो है नहीं सांस लेनी तो छोड़ देंगे। सपोज हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो जो धुआं निकला उसमें भी कार्बन था। वो जाके जमा हो गया एनवायरनमेंट में। वो क्या एक मॉलिक्यूल है। जब तक वो मॉलिक्यूल इस पेड़ के थ्रू नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकालेगा, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। तब तक वो एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रहेगा। हाँ जी। और उससे ही ग्लोबल वार्मिंग है सारी की सारी। क्योंकि वो कार्बन का जो मॉलिक्यूल है उस पर जब धूप पड़ती है तो वो धूप को रख लेता है, और जब तक वो मॉलिक्यूल पेड़ से क्रॉस नहीं होगा तब तक वो हवा ठंडी नहीं होगी। अब आप देखो पेड़ों के नीचे जाओगे तो ठंडी हवा मिलती है। और वैसे गर्म हवा है। तो पेड़ों के पास ही वो क्षमता है कि वो एक नेचुरल एसी का काम कर रहे हैं। एसी से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रहा है, वो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं। तो एसी चलाने की वजह से ही गर्मी बढ़ती जा रही है और फिर हम एसी चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि अंदर बैठ के ठंडा है, लेकिन उसके बदले जो कार्बन फुटप्रिंट एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, ज्यादा गर्मी बाहर हो रही है। अब आप देखिए कि अगर आप एक गर्मियां पूरी कंट्री का एसी बंद करा दें पूरा सीजन, अगली बार जब गर्मियां आएंगी तो वो जो हाईएस्ट टेम्परेचर था ना वो लो मिलेगा। अब कपड़ों से बात शुरू करी थी आपने, प्रेस जब हम करते हैं उसमें कार्बन फुटप्रिंट आता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज करी वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जहाँ हुई, भले ही वो थर्मल पावर प्लांट था, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, कहीं ना कहीं वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है और आपने वहाँ कंज्यूम कर ली, उसकी वजह से एक कार्बन का जो वो था वो आपके कपड़े प्रेस करने में यूज हो गया है और वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया है। पेड़ की भी एक क्षमता है। सपोज ये एक लीफ है, जैसे इसमें से सपोज 1 घंटे में 100 कार्बन के मॉलिक्यूल क्रॉस हो सकते हैं, और 100 मॉलिक्यूल क्रॉस होंगे तो 100 मॉलिक्यूल कार्बन से ऑक्सीजन के बन जाएंगे और गर्म से ठंडे के हो जाएंगे। लेकिन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं लाखों में, तो लाखों तो हमारे पे पत्ते और पेड़ ही नहीं है। बिल्कुल। तो कैसे वो काम चलेगा? कपड़े प्रेस करना एक ऐसी चीज है कि वो हम अवॉइड कर सकते हैं, हम अपने कपड़ों को मैनेज करके रखें। अब मैंने बोला कि जीन्स से पानी वेस्ट होता है, अब आप कहेंगे जीन्स उसने खुद पहन रखी है, तो मैं तो सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान रख। ये जीन्स मैंने तब ली थी जब मेरे को इसके बारे में नहीं पता था, और कम से कम 3 साल हो गए होंगे जब मेरे को पता चला था कि जीन्स की वजह से पानी खराब होता है। तब से मैंने जीन्स ही नहीं खरीदी है। मैं कोशिश तो करता हूँ कम से कम कपड़े खरीदूं। मैं एक मिनिमलिस्ट लाइफ जीता हूँ, इसलिए मेरे को लोग कंजूस बोलते हैं कि भैया कुछ लेता ही नहीं है। अब मैं ज्ञान दे दूं और मैं खुद फॉलो ना करूं तो फिर तब बोलेंगे भाई दिखावा कर रहा है। एनवायरनमेंट तो आखिर में जीतनी ही है। अगर आप कोई शहर छोड़ के वापस आ जाओ तो आप वापस जाओगे तो आप देखोगे वो पेड़ों से पूरा घिरा हुआ है, अपने आप ही हो जाएंगे। निकल रहे हैं, कहीं से कुछ हो रहा है। एट द एंड नेचर विल विन। जो जीतने वाला है उसको आप जीतने ही दो। आप उससे कंपटीशन करो ही मत। दूसरे ग्रह पे बसने की बात चल रही है, करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च रहे हैं, लेकिन जहाँ हैं वो कुछ इसकी केयर नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा एक एम चल रहा है कि हम एक मैनमेड जंगल तैयार करें। तो उसके लिए हम बहुत साल से सरकार के साथ कन्वर्सेशन में कि वो हमें एक ऐसी जमीन दे दे जिसका पूरा हक सरकार पे ही होगा। हमारे को कुछ राइट्स नहीं चाहिए उस जमीन के, लेकिन हमें इतने राइट्स चाहिए कि जब तक वो पेड़ इतने से बड़ा ना हो जाए तब तक उसकी अथॉरिटी हमारे पास हो कि उस पेड़ को कोई कुछ कह ना सके। वो खुद इतना कैपेबल हो जाए कि उसे कोई काट ना सके, तोड़ ना सके, हवा से टूट ना सके। वो ऐसा इस स्टेज पे लाके छोड़ दें हम उसे कि अब वो आगे अपने आप ग्रो करता रहे। ना उस पर हमको कोई नाम चाहिए कि वहाँ हमारा कोई बोर्ड लगा हो,
हैंड्स फाउंडेशन ने लगाया। तो इस पे हमने अभी बहुत प्रोजेक्ट चलाए थे पिछले मानसून में। ये मानसून टू मानसून करते हैं हम। ओके। जैसे मानसून आने वाला होता है उससे 1 महीना पहले हम पेड़ लगाने शुरू करते हैं। 1 महीना हमने पानी दिया, 3 महीने नेचर देगा पानी और वो पेड़ चल जाएगा। बिल्कुल। फिर उसको आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो रिसेंटली हमने बेचल में करा था, अभी एक जंगल बनाया हमने छोटा सा, लगभग 3000 स्क्वायर फीट का है वो जंगल। तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। बेचल में कहाँ पर? त्रिशूल गेस्ट हाउस है ना, हाँ। उसके बगल में एक गली जा रही है, सेक्टर 5A बोलते हैं उसको। थोड़ा सा जंगल का ही एरिया है। जब वो बसना शुरू हुआ होगा तब वहाँ का जंगल काट दिया होगा। तो हमने कोशिश करी कि जंगल ये है और ये प्लॉट है तो हम यहाँ पे लगा दें। तो जंगल अभी यहाँ तक आ रहा है तो वो यहाँ तक आ जाएगा। तो एक नेचुरल जगह और सारे जंगली पेड़ लगाते हैं। एक हमारा प्रोजेक्ट था कि हम घर घर जाके रद्दी इकट्ठी करते थे। उस रद्दी में जो बुक्स अच्छी होती थी वो हमने दे दी पढ़ने के लिए, जो कॉपी किताब है या फिर खाली नोटबुक्स हैं वो पढ़ाई में यूज़ हो गई। और जो आपके घर का बाकी गत्ता न्यूज़पेपर वगैरह है वो बेच के हम पौधे खरीद के लाते थे। हमने कांच की बोतल वगैरह भी लेनी शुरू करी। कई लोगों को ये था कि भैया हमको 10-50 रुपए मिलते हैं, वो भी ले लोगे तुम, वो भी तुम ले लेते हो। हाँ। तो हमने कहा कि एक अच्छे कॉज के लिए जा रहा है ये आप। जैसे अभी 31 अक्टूबर आने वाली है तो 31 अक्टूबर हैंड्स फाउंडेशन का फाउंडेशन डे होता है। उसी दिन हैंड्स फाउंडेशन का पहला जो हमने ड्राइव करा था, 1 महीने पहले से हम क्या शुरू कर देते हैं, लगभग 1-2 दिसंबर से घर घर जाके कपड़े इकट्ठे करते हैं। नए पुराने जैसे भी आपको देने आप दे दो, क्योंकि वो आपकी अलमारी में पड़े रहेंगे, किसी काम के नहीं है, आपको पहनने हैं नहीं। तो कहीं कोई ठंड से मरेगा, इससे अच्छा वो आपकी वजह से बच जाए। हम कुछ नहीं है, हम एक पात्र हैं, हम एक माध्यम है। आपकी वजह से हो रहा है जो हो रहा है। पूरी कॉलोनीज हम कवर करते हैं और 3-4 गाड़ियां भर के, कार भर के हम वो कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं। और फिर हम 31 दिसंबर को या 30 दिसंबर को निकलते हैं और बांटते हैं कपड़े, जिसको भी हमें लगता है कि नीड है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें डोनेशन भी दे देते हैं कि तुम हमारी तरफ से ये नए कंबल ले लो या फिर ये पैसे ले लो और नए कंबल खरीद के दे देना। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, या फिर हमारे NGO मेंबर्स क्या करते हैं कि कुछ कंबल ले आते हैं नए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि पुराने कपड़े नहीं लेते हैं, उनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हमें नहीं लेना है। भले उनको नीड है लेकिन वो नहीं लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसी सिचुएशन रही हो कि वो एक अच्छी फैमिली से आते हो और अब उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई, तो उनके लिए हम नए कंबल अलग से रखते हैं, तो उनको हम नए कंबल दे देते हैं। इसके अलावा हमारा मेडिसिन पे रहता है कि हर किसी के घर पे मेडिसिन होती हैं, तो अगर वो एक्सपायर्ड नहीं है तो आप वो मेडिसिन हमें दे दें। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सड़क किनारे वाले, तो हम उनके यहाँ जाके दे देते हैं कि ऐसे उनको तो नहीं पता इससे ट्राइजिन है या क्या है, तो हम बता देते हैं कि कभी खांसी जुकाम बुखार हो तो ये ले लो, क्योंकि वो सही रहेंगे तो हम सही रहेंगे। अब अगर आप रिक्शा में जा रहे हो और आपके रिक्शा वाले की तबीयत खराब है, तो वो अगर छींक दे, खांस दे, तो उससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो पूरी सोसाइटी ठीक रहेगी तो हम ठीक रहेंगे ना। अवेयरनेस ड्राइव का हमारा एक मेन वो है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ है। ऑनलाइन ज़्यादा क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है, तो उसका एक सदुपयोग किया जाए। तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इस शॉर्ट क्लिप्स बना के मैं इंस्टा पे रील डाल देता हूँ। एनवायरमेंटलिस्ट आदित्य नाम से मेरा पेज है। कोशिश करता हूँ बीच बीच में वो भी डालूं जो लोग देखना चाहते हैं। सही बात। नहीं तो लोग कहते हैं यार ये हमेशा ये एनवायरनमेंट और ये हर वो करता है, तो बीच बीच में मैं हंसी मजाक भी डाल देता हूँ, सात्विक हंसी मजाक। तो क्या अभी गवर्नमेंट की तरफ से फंड आने स्टार्ट हुए आपकी फाउंडेशन को? नहीं सर, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं। अभी केवल इंडिविजुअल लोग ही हैं जो आपके काम को देख के खुद वॉलंटियरली फंडिंग करते होंगे। हम प्रेफर ये करते हैं कि लोग हमें फंड ना करके वो चीज दे दे जो हमें चाहिए, ताकि उनके मन में भी डाउट ना आए कि ये पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। तो जब राम मंदिर स्थापना दिवस का फैसला आया था 5 अगस्त को, तो तब हमने हरिद्वार में सबसे बड़ा इवेंट करा होगा, आपने शायद फोटो भी देखी होगी, 25,000 दिए जलाए थे हमने। पहली बार ओम पुल पे लाइट्स लगी थी, पहली बार। वो ओम पुल रात को तो दिखता ही नहीं है, तो हमने पहली बार लाइट लगा के उसको ऐसा जगमगाया था। हमें नहीं पता चला कि इतनी भीड़ आई, इतने लोग आए कि वो कब दिए जल गए। मैंने मुश्किल से 5 दिए जलाए होंगे और वो सारे दिए जल गए। इतनी मुझे खुशी हुई। इकट्ठे करने में बहुत देर लगी होगी और सोचा भी नहीं होगा कि इतनी आसानी से काम हो जाएगा फिर आगे। पूरे शहर का ही सपोर्ट था। पूरे शहर में सबने एक एक कट्टा दिया, हमें दिया। कुछ लोगों ने तेल दिया, कुछ ने बत्तियां दी। बहुत बढ़िया वो इवेंट रहा। तो इससे ये होता है कि एक टुगेदरनेस की फीलिंग, एक कि अपने कल्चर की क्या है, और सेलिब्रेशन चलता रहना चाहिए लाइफ में, क्योंकि कब पता नहीं कब लाइफ खत्म हो जाए। एक इवेंट है कि घर में पूजा का वेस्ट है, उसको लोग गंगा जी में ना डालें। वो एक चलता आ रहा है कि गंगा जी में ही डलती है चीज, तो ये तो पवित्र है, अरे इसमें तो भगवान जी की फोटो है। बिल्कुल। लेकिन अगर ये भगवान
के पूजा का बचा हुआ चीज है, तो वो तो साक्षात भगवान है। हाँ गंगा माता तो साक्षात भगवान बह रही है। हाँ तो आप सोच भी कैसे सकते हो कि आप अपनी माँ को प्रदूषित कर दो सही बात वो है। डाल के? आपके लिए तो ये पवित्र है, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली भी देखो, रिलीजियसली भी देखो, तो सिर्फ इंसान की राख डालने का बताया गया महत्व जो है कि इंसान को तृप्ति तब मिलेगी उसकी आत्मा को जब उसकी राख को गंगा जी में बहाया जाएगा। बिल्कुल। ये तो नहीं कहा कि कहीं पे भी आप धूप की राख भी उसमें डालो, आप कलावे भी वहीं डालो, आप जिस पन्नी पे भगवान की फोटो है वो भी वहीं डालो। बल्कि मैं तो कहूँगा जिस पन्नी पे, जिस भी एडवर्टाइजमेंट पे भगवान की फोटो है वो आप ना ही खरीदो। उस कंपनी को भी पता चलना चाहिए कि वो हमारे भगवान का कैसे अपमान कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से फिर क्या सही रहेगा अगर घर की जो धूप बत्ती की एशेज होती हैं उस कैसे यूज करना चाहिए बाद में? बहुत से लोग उस एशेज को घर में रखते हैं, टीका लगाते हैं रोज उसको, तो वो इस तरह से यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते यूज, तो आप जिन्हें उसको वो मिट्टी में डाल दीजिए ना। मिट्टी में डाल सकते हैं। जी, ऐश तो बल्कि प्योरिफिकेशन का काम करती है सॉइल की। जैसे आप देखें कि लोग गोबर का उपला जलाते हैं, हाँ उसमें नीम की खली, नीम हाँ। की पत्तियां, नीम की डंडी जलाते हैं, हाँ और वो जो निकलता है फिर उसके एशेज वो छिड़कते हैं, हाँ। ताकि उससे कीड़ा ना लगे हाँ। जमीन, मिट्टी में या फिर फसल में। तो ऐश तो सफाई का ही काम करती है। अब आपके घर में जो भी कूड़ा निकलता है पूजा का, कलावा हो गया या कोई भी कागज है, भगवान की फोटो है, मैं तो कहूँगा आप उस सबको जला दीजिए। वो ऐश जो है वो आप मिट्टी में डाल आइए कहीं पे, गंगा जी में डालने की बजाय। क्योंकि हम तो डाल आए वो कलावा, वो पन्नी और वो जो भी चीज़ है कागज। गंगा जी में मरीन लाइफ भी बहुत है, मछलियाँ हैं, सांप हैं, कहीं ना कहीं वो जाके उनके अड़ जाता है, वो पन्नी उनके फंस जाती है, पूरा पूरा मुंह कवर हो जाता है और वो मर जाता है। तो वो कहीं ना कहीं पाप की भागीदारी हम ही हो रहे हैं। और आप देखें कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं विदेशों से उस गंगा जल का आचमन लेने, हाँ। और उसमें ही हम अगर कूड़ा डाल दें तो कितने बड़े पाप के भागीदारी बन रहे हैं। अभी किसी के यहाँ कुत्ते की डेथ हुई थी तो वो उस कुत्ते को गंगा जी में डाला है दफनाने की बजाय। गंगा जी में क्या मतलब था डालने का? हमें उससे बहुत प्यार था। सोच ऐसी है लोगों की, उनको सुविधा लगी पहली बात तो, हाँ कि अगर वो गड्ढा करते, नमक का पैकेट लाते, दफनाते, हाँ। इससे अच्छा उनको इजी लगा, उन्होंने उसको कुत्ते को वहां बहा दिया। एक दूर की सोच सोचनी चाहिए कि वो कुत्ता कहीं जाके अटक गया है, कुछ हो गया और उसमें इन्फेक्शन है और आप जाके वहां आचमन ले रहे हो, सारा पानी गंदा होगा। गंदा हो गया। फूल भी आप ज्यादा ना चढ़ाएं, क्योंकि वो फूल जब आगे जाके सड़ते हैं तो वो पानी को खराब कर जाता है। थोड़े बहुत फूल चढ़ाएं। दीप जलाना है गंगा के किनारे पे जला के आप रख, उसमें जो पत्ता है कुछ है वो गल गया तो ठीक है, नहीं गला तो अंदर कोई मछली है उसमें फंस गया। अब मछलियां इतना सा तो उनका मुंह होता है, बिल्कुल है ना। तो हर चीज को सामने वाले के ऊपर लेके भी सोचना चाहिए कि सामने वाले पे उसकी क्या बीतेगी। अपना पुण्य कमाने के लालच में पाप ज्यादा कमा बैठे। तो देखिए ये है आदित्य जी की विचारधारा कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोग एक पुण्य कमाने के चक्कर में 10 पाप ना करें। तो कोशिश हमारी जो थी वो ये थी कि हम इनकी विचारधारा को आपके सामने ला सकें। किस तरह से ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं, किस तरह से आप औरों को ध्यान में रख के अपने घर में वेस्ट को सेग्रीगेट करें, यानी कि गीला कूड़ा एक तरफ रखें, हरा कूड़ा एक तरफ रखें। आदित्य जी की जो हैंड्स फाउंडेशन है इसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर कोई इनसे जुड़ना चाहता है, इनसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो इनसे बातचीत करके ज्वाइन कर सकता है। खुद भी हम इनकी फाउंडेशन से जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग भी अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला सकें। जैसा कि आदित्य जी ने कहा, जीतना तो प्रकृति को ही है, तो एटलीस्ट उनसे पंगा ना लें, उनके साथ चलने की कोशिश करें, उनसे विपरीत ना चलें। आज के पॉडकास्ट में काफी है, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में अगली किसी जानकारी के साथ। नमस्कार।